हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज में। पीछे की क्लासों में अपनी जेनेटिक्स चल रही थी और जेनेटिक्स के अंदर हमने मेंडल जी के जो 3 नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, इन तीनों नियमों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था प्रभाविता का जो नियम है उसके जो अपवाद थे, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। उसमें हमने अपूर्ण प्रभाविता को डिटेल से पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। और सहप्रभाविता पढ़ने से पहले हम प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे सहप्रभाविता को। तो एक साथ में ही सबको पढ़ेंगे अपन। पहले तो प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा अपने को। ये प्रभाविता मतलब डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। अब इसके अंदर एक तो है प्रभाविता का नियम और ये जो दो है अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, ये है इस प्रभाविता के नियम के अपवाद। अब तीनों टर्म के ऊपर अपन ध्यान दे रहे हैं, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता। प्रभाविता का मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों में से यदि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहे हैं तो उसको तो हम नाम देंगे प्रभाविता। और ये बात अपने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने बोली थी। अब इनके अपवाद है ये अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता है, ना तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है F1PD में और ना ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, उसको हम नाम देंगे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद में अपना सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता के अंदर क्या होता, प्रभावी लक्षण भी प्रकट होगा और अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्रभाविता से। प्रभाविता क्या बोलती है, जैसे मेंडल जी ने 2 पादप लिए थे, लंबे पादप और बोने पादप। ये 2 पादप लिए थे जनक के रूप में। इसमें लंबे पादप को माना था प्रभावी, बोने पादप को माना था अप्रभावी। लंबे पादप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, बोने पादप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से। ये तो हो गए अपने जनक। अब अपन बनाएंगे इसमें युग्मक। 2 कैपिटल टी है तो 1 कैपिटल टी, 2 स्मॉल टी है तो 1 स्मॉल टी। अब इन युग्मकों का करवाएंगे क्रॉस या फिर संकरण। और जनक पीढ़ी से जो प्राप्त पीढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं F1PD या प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ F1PD के अंदर मेंडल जी के अकॉर्डिंग जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट होने वाला है। इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि कैसे मिले हैं पादप ये F1 के अंदर, विषम युग्मजी लंबे पादप, विषम युग्मजी लंबे पादप। मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का क्रॉस करवाया अपन ने उन पादपों के बीच में। तो F1PD के अंदर अपने पास में कौन सा लक्षण आया है, लंबे पादप। लंबे पादप किस में है, प्रभावी के अंदर, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब इस F1PD का हम करवाएंगे स्वपरागण। स्वपरागण मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में। और इससे अपन ज्ञात करने वाले हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो F2PD के लिए अपन चेकरबोर्ड बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक को मेल मान लो, एक को फीमेल मान लो, ये मेल ये फीमेल। कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में करवाएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में करवाएंगे तो पहले कैपिटल टी आएगा क्योंकि ये प्रभावी है, और स्मॉल टी का करवाएंगे तो स्मॉल टी। अब अपने को देखना है इसका लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप और फिनोटाइप में अपन ये देखेंगे कि इस चेकर बोर्ड के अंदर लंबे पादप कितने और बोने पादप कितने हैं।
तो ये हमारे पास में है लंबे और ये है अपने पास में बोने। तो लंबे यहाँ पे एक तो ये लंबा, एक ये लंबा, एक ये लंबा, 3 तो है लंबे पादप। और बोना कितना है? 1 है, तो 1 है बोना पादप। तो लक्षण प्रारूप मेंडल जी के अकॉर्डिंग क्या मिला है अपने को? 3:1। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप के अंदर अपन देखेंगे कि समयुग्मजी लंबे कितने हैं, विषमयुग्मजी लंबे कितने हैं, समयुग्मजी बोने कितने हैं। तो यहां पे समयुग्मजी लंबे अपने पास में है 1 और विषमयुग्मजी लंबे है अपने पास में, समयुग्मजी लंबे कितने हैं? 1, विषमयुग्मजी लंबे कितने हैं? 2 और समयुग्मजी बोने कितने हैं? 1। तो ये तो है प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इनके अपवाद निकल करके आए हैं कुछ। एक तो है अपूर्ण प्रभाविता, एक होती है सप्रभाविता। अब इस अपूर्ण प्रभाविता का भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मिराबिलिस जलापा, गुल्लेबाज जिसको बोलते हैं, और एक एंटीराहिनम मेजस। उनके पादपों के पुष्पों के कलर को लेकर के बात करें अपन, जैसे मान लो कि एक तो है पुष्प का रंग लाल और एक पादप के पुष्प का रंग है सफेद। लाल यहां पे प्रभावी है और सफेद अप्रभावी है। लाल वाले को रिप्रेजेंट करें कैपिटल आर से, सफेद वाले को कर रहे हैं स्मॉल आर से। इसके युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल आर, इसका युग्मक बनाएंगे तो स्मॉल आर। दोनों का क्रॉस करवाएंगे या संकरण करवाएंगे। तो F1PD के अंदर अपने को मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग तो F1PD के अंदर अपने कौन से लक्षण प्रकट होने चाहिए? प्रभावी लक्षण प्रकट होने चाहिए। लेकिन ये क्या है? अपवाद है। यहां F1PD के अंदर ना तो ये प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ है, ना ही ये अप्रभावी लक्षण प्रकट हुआ है। तीसरा कोई नया कैरेक्टर यहां पे आया है और वो है अपना गुलाबी। संतति पीढ़ी के अंदर कैसा कलर मिला है? गुलाबी कलर मिला है। अब इसका अपन करवाएंगे स्वपरागण और F2PD निकालने वाले हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अपन देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में कुछ चेंज आता है या मेंडल जी के अकॉर्डिंग रहे हैं। कैपिटल आर को कैपिटल आर से करवाएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर को स्मॉल आर से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर को कैपिटल आर से करवाएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर को स्मॉल आर से करवाएंगे क्रॉस तो स्मॉल आर। अब अपन बात करेंगे इसके फिनोटाइप की। तो बाहर से अपन इसको देखेंगे तो कौन कौन से रंग इसमें दिखाई देंगे? जैसे कैपिटल आर को हम मान रहे हैं लाल, कैपिटल आर स्मॉल आर को हम मान रहे हैं गुलाबी। तो यहां पे ये एक गुलाबी और ये भी एक गुलाबी, और स्मॉल आर को हमने माना है क्या? सफेद। तो यहां पे 3 कलर दिखाई दिए अपने को, लाल, गुलाबी और सफेद। लाल, गुलाबी और सफेद का जब अपन फिनोटाइप अपन देख रहे हैं तो लाल अपने पास में है 1, गुलाबी अपने पास में 1 और 2, उसके बाद में सफेद कितना मिला? 1। तो फिनोटाइप यहां पे क्या मिला? 1 to 1। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीनोटाइप में देखेंगे तो समयुग्मजी लाल कितने हैं? 1। विषमयुग्मजी गुलाबी कितने हैं? 2। समयुग्मजी सफेद कितना है? 1। मतलब यहां पे जो रेशियो मिला है वो मेंडल जी के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग नहीं मिला है। प्रभाविता के नियम के अंदर तो ये बात कर रहे हैं कि जो फिनोटाइप होता है, लक्षण प्रारूप होता है, वो 3:1 है। लेकिन यहां पे अपवाद अपूर्ण प्रभाविता के अंदर फिनोटाइप भी 1 to 1 है और जीनोटाइप भी 1 to 1 है, इसलिए ये अपवाद है प्रभाविता के नियम का। उसके बाद में अपन बात करेंगे सप्रभाविता का, और सप्रभाविता का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल रहता है मवेशियों में त्वचा का रंग। जैसे मान लो मवेशी में त्वचा का रंग है, एक का है काला और एक मवेशी में त्वचा का रंग है सफेद। काले वाले को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, सफेद वाले को कर रहे हैं स्मॉल बी से। काला रंग यहां पे क्या है? प्रभावी है, और सफेद रंग यहां पे क्या है? अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी। अब इसके युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल बी और इसका युग्मक स्मॉल बी। उसके बाद में दोनों का क्रॉस करवा के देखेंगे। तो क्रॉस करवा के देखेंगे तो संतति पीढ़ी के अंदर या F1PD के अंदर अपने को क्या मिलेंगे?
कैपिटल बी स्मॉल बी मिला है, कैपिटल बी स्मॉल बी मिला है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे प्रभावी कलर ये भी तो आया है F1PD के अंदर, और अप्रभावी लक्षण ये भी प्रकट हुए हैं, मतलब दोनों लक्षण F1PD के अंदर आए। तो काला लिखे कि सफेद लिखे, तो काले और सफेद को मिक्स करते हैं अपन, तो F1 के अंदर अपने को मिला है चितकबरा, दोनों का मिक्स कलर है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रभावी भी आ गया है और अप्रभावी भी आ गया है। अब इसका अपन वैसे ही स्वपरागण करवाएंगे और F2PD निकालेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक को नर मान लेना है, एक को मादा मान लेना है, किसी को भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, क्रॉस करवाने के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे कि कैपिटल बी ये तो क्या है, काला है। कैपिटल बी स्मॉल बी ये कौन सा है, ये चितकबरा है, चितकबरा। ये भी क्या है, ये भी चितकबरा है। और स्मॉल बी को क्या माना था, सफेद माना था। तो सबसे पहले तो अपन सहप्रभाविता के अंदर देखेंगे फिनोटाइप को, लक्षण प्रारूप को, या अपन बोल सकते हैं फिनोटाइप। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके जीनोटाइप को। फिनोटाइप की बात करेंगे, लक्षण प्रारूप की बात करेंगे, तो चेकरबोर्ड के अंदर कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, काला, चितकबरा और सफेद। काला यहाँ पे कितना है, 1, चितकबरे कितने हैं, 2, सफेद कितना है, 1। तो फिनोटाइप क्या आया, 1:2:1 आया है। जीनोटाइप की बात करेंगे तो समयुग्मजी काले कितने हैं, 1 है। विषमयुग्मजी चितकबरे कितने हैं, 2 है। और समयुग्मजी सफेद कितना है, 1 है। तो ये रेशियो भी मेंडल जी के अकॉर्डिंग नहीं मिला है अपना यहाँ पे। तो हमने 3 चीजें देखी है, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता। प्रभाविता के अंदर F1PD के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आया, प्रभावी लक्षण आया है, अप्रभावी लक्षण नहीं आया है। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर कौन आए, ना तो अप्रभावी लक्षण आया, ना ही प्रभावी लक्षण आया है। सहप्रभाविता के अंदर क्या हुआ, प्रभावी लक्षण भी आया है और अप्रभावी लक्षण भी आया है। आ रही बात समझ में? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने को एक साथ में रखने हैं। प्रभाविता का नियम ये वाला, जिसका जीनोटाइप फिनोटाइप ये रहता है। और ये अपवाद इसलिए बोले क्योंकि इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग या ग्रेगर जोन मेंडल साहब के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलते हैं। अब अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं सहप्रभाविता को लेकर के, क्योंकि हमने प्रभाविता के नियम को पहले की क्लासों में देख लिया है, अपूर्ण प्रभाविता को भी पहले की क्लास में देख लिया है। आज अपन डिस्कशन करने वाले डिटेल से सहप्रभाविता के बारे में। सहप्रभाविता, या जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता बोलते किसको है, सहप्रभाविता के उदाहरण कैसे होते हैं, सहप्रभाविता के अंदर संकरण के द्वारा भी अपन इसको समझने वाले हैं। तो सहप्रभाविता, सबसे पहले तो ये अपवाद किसका है, अपवाद प्रभाविता के नियम का है, प्रभाविता के नियम का अपवाद है। उसके बाद में अपन यहां पे देखेंगे इसकी परिभाषा कि सहप्रभाविता अपन बोलते किसको या कोडोमिनेंस किसको बोलते हैं। ये एक ऐसी एलिलिक इंटरेक्शन होती है, ये है एक ऐसी एलिलिक अंतरक्रिया होती है, अंतरक्रिया होती है जिसमें प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात F1PD में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। इस प्रकार की एलिलिक अंतरक्रिया
सप्रभाविता कहलाती है, सप्रभाविता कहलाती है। तो ये हमने अपनी तरफ से बना ली है सिंपल सी डेफिनेशन कि सहप्रभाविता किसे बोलेंगे अपन, जब हम दो लक्षणों को लेंगे, प्रभावी लक्षण को भी लेंगे, अप्रभावी लक्षण को भी लेंगे, दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो हमें ये देखना है कि F1PD के अंदर प्रभावी आए या फिर अप्रभावी आए, प्रभावी आए कि नहीं आए या अप्रभावी आए कि नहीं आए, या फिर दोनों लक्षण आ गए हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार की एलेलिक इंटरेक्शन होती है या ऐसी एलेलिक अंतरक्रिया होती है जिसके अंदर प्रभावी लक्षण भी प्रकट होते हैं F1 के अंदर और अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं सहप्रभाविता के उदाहरण। सहप्रभाविता के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो पहले उदाहरण अपन देखने वाले हैं मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग। दूसरा है मनुष्य में एबियो रुधिर समूह, मनुष्य में एबियो रुधिर समूह या वर्ग। और तीसरा सिकल सेल एनीमिया भी सहप्रभाविता का एग्जाम्पल होता है। सिकल सेल एनीमिया जिसको दातर कोशिका अरक्तता के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट म्यूटेशन का ये एग्जाम्पल रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। मवेशियों में त्वचा का रंग, इसका एग्जाम्पल तो अपन ने पीछे भी देख ही लिया है। अब अपन देखने वाले हैं मनुष्य में एबियो रुधिर समूह। तो मनुष्य में एबियो रुधिर समूह, मनुष्य के रुधिर समूह के अंदर एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं आई जीन, और इस आई जीन के पास में 3 अलील होते हैं। नॉर्मली एक जीन के पास में 2 अलील होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप के अंदर आई जीन के 3 अलील होते हैं, 2 से अधिक अलील होते हैं। तो ये क्या है, ये मल्टी एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। अब आई जीन है, इसके 3 अलील कौन से हैं? एक तो है अपना आई ए, एक है अपना आई बी और एक है अपना स्मॉल आई। अब ब्लड के अंदर, ब्लड की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो आई ए है इसके पास में एक शुगर होती है या शर्करा होती है। आई बी है, इसके लिए भी एक शर्करा होती है, और स्मॉल आई है अलील, इसके पास में शर्करा नहीं होती है। अब अपन ये भी देखेंगे कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अपन कैसे ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ओ है। यदि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली शुगर जिसको हम बोलते हैं पॉली एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, पॉली एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, यदि ये शुगर प्रेजेंट है इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ए होता है। और यदि गैलेक्टोज शुगर है, गैलेक्टोज शुगर है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। और ना तो पॉलीएसिटाइल ग्लूकोजेमिन शुगर है ना ही गैलेक्टोज शुगर है, दोनों ही नहीं है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ वाला होगा। और मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पॉलीएसिटाइल ग्लूकोजेमिन ये शुगर भी है और गैलेक्टोज शुगर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी वाला होता है। अब अपन नॉर्मली यहाँ पे एक टेबल से समझने वाले हैं। एक तो अपने पास में रुधिर वर्ग होते कौन से हैं, उसके बाद में इनका जो जीन प्रारूप होता है वो क्या होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे रुधिर वर्ग हो गया, जीन प्रारूप हो गया, उसके बाद में देखेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और कौन से ब्लड ग्रुप के पास में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये अपन देख रहे हैं। रुधिर वर्ग अपने को पता है कि एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। अब इनके जीन प्रारूप क्या होने वाले हैं, यदि रुधिर वर्ग ए है तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए और आई ए आई। यदि रुधिर वर्ग बी है तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई बी और आई बी आई। यदि रुधिर वर्ग ए बी है तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए आई बी।
और यदि रुधिर वर्ग O है तो इसका क्या बनेगा, I। ठीक है। अब यदि रुधिर वर्ग A है तो उसके पास में एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन सेम ही होता है ब्लड ग्रुप के। B है तो एंटीजन कैसा होगा, B। अब AB है तो इसके पास में एंटीजन कैसा होगा, AB। और O है, इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं होती है। अब अपने को पता है कि एंटीजन के विरुद्ध किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। यदि ब्लड ग्रुप A है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी बनेगी, तो एंटीबॉडी A के पास में B वाली बनेगी। यदि ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, A बनेगी। और यदि ब्लड ग्रुप A और B दोनों है तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं बनने वाली है। और ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी बनने वाली है A और B वाली। ये अपन ने सिंपल सी टेबल बनाई है कोडोमिनेंस के अंदर ब्लड ग्रुप की। अब अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा और उसके संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, संतति का जीनोटाइप क्या होगा। ये वाली टेबल भी अपन अभी बनाएंगे कि माता का ब्लड ग्रुप, माता का रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह है, या फिर माता से आने वाले एलील, पिता से आने वाले एलील। तो संतति का जीनोटाइप क्या होगा, संतति का जीन प्रारूप क्या होगा, और संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा, संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो अपने पास में चार चीजें आई है कि माता से आने वाला एलील, पिता से आने वाला एलील, तो संतति का जीन प्रारूप क्या बनेगा और संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो माता से मान लो कि IA एलील आया है, IA, या फिर मान लो कि माता से आया है IB, और या फिर आया है माता से I एलील। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पिता से मान लो कि एक तो आया है IA, दूसरा पिता से आया है IB, और तीसरा आया है I। यही संभावना वापस से बनेगी, या तो आएगा IA, या आएगा IB, या आएगा I, और इधर से यह आएगा I। मान लो माताजी का ब्लड ग्रुप है A और पिताजी का भी ब्लड ग्रुप है A, तो संतति का जीन प्रारूप क्या होगा, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। तो माताजी का रक्त समूह A है और पिता से भी IA एलील आया, तो संतति का जीन प्रारूप होने वाला है IA। यदि माता से एलील आया है IA और पिता से एलील आया है IB, तो संतति का यहां पे जीन प्रारूप होने वाला है IB। यदि माता से एलील आया IA और पिता से एलील आया है I, तो यहां पे संतति का जीन प्रारूप होने वाला है IA। यदि माता से एलील आया है IB और पिता से आया है IA, तो यहां पे संतति का जीन प्रारूप होने वाला है IB। यदि माता से एलील आया है IB और पिता से आया है I, तो यहां पे संतति का जीन प्रारूप होने वाला है IBI। यदि माता से भी I एलील आया है और पिता से भी I एलील आया है, तो यहां पे संतति का जीन प्रारूप होने वाला है II। अब अपन बात करेंगे संतति का रुधिर वर्ग कौन सा है। तो संतति का रुधिर वर्ग जानने के लिए अपने को संतति के जीन प्रारूप के ऊपर फोकस रखना है। जैसे IA ये एलील है, तो संतति का ब्लड ग्रुप क्या मिलने वाला है, A वाला। IB है तो संतति का रुधिर वर्ग कौन सा मिलने वाला है, AB। I है तो संतति का रुधिर वर्ग कैसा मिलेगा, A। IB है तो संतति का रुधिर वर्ग कैसा मिलेगा, AB। IB है तो संतति का रुधिर वर्ग कैसा मिलेगा, B। और I है तो संतति का रुधिर वर्ग कैसा मिलेगा, O। अब यहां पे इन पूरे ब्लड ग्रुप के अंदर जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, सह प्रभाविता का एग्जाम्पल होता है, वो अपना है AB वाला। ये किसके एग्जाम्पल है, सह प्रभाविता के एग्जाम्पल है। क्यों?
क्योंकि आई ए एलील भी गया है संतति के अंदर और आई बी एलील भी संतति के अंदर गया है। पहले दोनों अलग अलग थे, ए अलग था, बी अलग था, लेकिन संतति पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी के अंदर ए ब्लड ग्रुप भी आ गया और बी ब्लड ग्रुप भी आ गया और दोनों मिलकर के ए बी ब्लड ग्रुप बन गए, जो कि एग्जाम्पल है किसका, सहप्रभाविता का। अब अपन इसको संकरण के द्वारा भी समझ लेंगे, संकरण करवा करके भी देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे माता का ब्लड ग्रुप हमने लिया है IA और पिता का ब्लड ग्रुप लिया है हमने मान लो IBI। ये तो हो गए जनक। इनके युग्मक बनाएंगे तो IAI और IBI, ये युग्मक बन गए। अब इनका क्रॉस करवा के देखेंगे तो यहाँ पे F1 पीढ़ी के अंदर अपने को मिलने वाले हैं IAIB। मतलब यहाँ पे माता के पास में ब्लड ग्रुप था A, पिताजी के पास में ब्लड ग्रुप था B, लेकिन संतति के पास में अब कौन सा ब्लड ग्रुप मिलने वाला है अपने को, AB वाला F1 के अंदर। अब इसका स्वपरागण करवाएंगे और F2 निकालेंगे। तो F2 निकालने के लिए अपन कैसे क्रॉस करवाएंगे, एक तो IA ले लिया, एक IB ले लिया, इधर भी एक अपने IA ले लिया, एक अपने IB ले लिया। अब चेकर बोर्ड बनाएंगे इसका, तो अपने को पता चलेगा कि F1 पीढ़ी के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप और निकल के आ रहे हैं। IA का IA के साथ में करवाएंगे तो IA का IB के साथ में करवाएंगे तो IB का IA के साथ में करवाएंगे तो IB का IB के साथ में करवाएंगे तो IB। अब ये जो ब्लड ग्रुप है ये तो कैसा है, A का, ये ब्लड ग्रुप कैसा है, AB का, ये भी कैसा है AB का, और ये कैसा है B ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे ये वाला किसका एग्जाम्पल बन रहा है, सहप्रभाविता का एग्जाम्पल बन रहा है। और इसके अपन ने यहाँ पे लक्षण प्रारूप देखें, लक्षण प्रारूप, तो लक्षण प्रारूप के अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं, IAIA, ये वाले कितने मिलेंगे अपने को, एक तो ये हो गया। दूसरा अपने को IAIB वाले कितने मिल रहे हैं, IAIB वाले। तीसरा अपने पास में IBIB वाले कितने मिल रहे हैं, ये IBIB वाले। तो IAIA वाला ये तो है अपने पास में एक, IAIB वाले ये है अपने पास में दो, IBIB वाले ये अपने पास में है एक। अब अपन जीन प्रारूप की बात करेंगे तो जीन प्रारूप भी इनका कैसे मिलने वाला है, 1:1। जीन प्रारूप भी 1:2:1 निकल करके मिलने वाला है। तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, अपना सहप्रभाविता का एग्जाम्पल हो गया है। या तो ये एग्जाम्पल लेकर के समझा दो आप और इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल दो, या फिर मवेशियों में त्वचा का रंग वाला एग्जाम्पल लेकर के भी अपन समझा सकते हैं कि एक तो काली त्वचा वाले, एक सफ़ेद त्वचा वाले। F1 पीढ़ी के अंदर देखेंगे तो चितकबरे आएंगे, फिर वही चेकर बोर्ड बनेगा जिसमें एक तो आएगा काला, दो आएंगे चितकबरे और एक आएगा सफ़ेद। तो वही लक्षण प्रारूप 1:1 का मिलने वाला है, जो कि मेंडल जी का नियम, प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम, या जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो हमने तीनों नियम पढ़ लिए हैं। उसमें प्रभाविता के नियम का जो अपवाद देखे अपने, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, ये भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एक स्वतंत्र अपव्यय का नियम, पृथक्करण के नियम का तो कोई अपवाद है नहीं, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का जो अपवाद है एग्जाम में कई बार 1 नंबर के अंदर वो पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद। अब ये दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये सहप्रभाविता है और स्वतंत्र अपव्यय के नियम वाली है संलग्नता, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। ये कोडोमिनेंस है और ये लिंकेज है। ये सहप्रभाविता है, ये संलग्नता है। सहप्रभाविता प्रभाविता के नियम का अपवाद है और संलग्नता स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। अपन आगे ऐसे ही जेनेटिक्स की कंटिन्यू क्लासें रखेंगे, जैसे अभी आने वाली क्लासों के अंदर अपन देखने वाले हैं जितने भी मेंडेलियन विकार है, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उन सब का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।